आदाब नाज़रीन, मैं सनम एजाज, आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। वादी कश्मीर से लेके दुनिया भर की बड़ी बड़ी ख़बरों पर हमारी पहली नज़र, और इसी नज़र को हम आपको ये तस्वीर या ये वीडियो दिखाना चाहेंगे। ये आबिद से मैं गुजारिश करूँगा कि वो ये दिखाए कि ये है श्रीनगर के अक्सर इलाकों में आज की तस्वीर। यानी किसी न किसी घर पे, हर 5वें 10वें घर पे कल की सूरत हाल के बाद ये बोर्ड लगा हुआ है, डू नॉट विजिट होम अंडर क्वारंटाइन कोविड-19। ये कल की सिचुएशन जो कश्मीर की थी उसके बाद की सूरत हाल है। ये इस तस्वीर लगभग वादी कश्मीर के अक्सर इलाकों में आज देखने को मिलेंगी, और पिछले कुछ दिनों से जो कोविड की रफ्तार कोविड ने पकड़ी है, ये उसका पस मंज़र है, उसकी अक्कासी है। यूँ एक्सपर्ट्स ने पहले ही बताया था कि कश्मीर एक ग्रिम सिचुएशन की तरफ जा रहा है। साफ जाहिर है, जून का बताया था, और जून की पहले दिन से ही कोविड ने अपने तेवर तेज किए। आज की खबर भी वही है, आज भी तेवर तेज थे। सुबह की शुरुआत कोविड के पॉजिटिव खबर से ही आई, और सुबह सुबह यही बताया गया कि सुबह ही 4 और केसेस पॉजिटिव कश्मीर वादी से आए हैं। सुबह सुबह हर जिले से एक के पॉजिटिव की लगभग खबर आई थी, और शाम गए खबर ये भी आई, दिन ढलते के साथ ही खबर ये भी आई कि आज दिन भर वादी कश्मीर में 3 अमवात हो चुकी हैं। पहली मौत सीआरपीएफ के जवान के खबर के साथ आई, और बताया गया कि सीआरपीएफ का जवान अनंतनाग में ड्यूटी पे था और कोविड का शिकार हुआ, श्रीनगर अस्पताल पहुंचा, जिंदगी की जंग हार बैठा। और दूसरी खबर यही आई कि श्रीनगर के शहर खास के इलाके का रहने वाला नौजवान हादसे का शिकार हुआ था, और हादसे का शिकार होने के बाद अस्पताल पहुंचा, दवाई मिली, इलाज किया गया, लेकिन इलाज के बाद ही मालूम हुआ कोविड का मरीज़ है, पॉजिटिव है, उसे चस्ट डिजीज़ हॉस्पिटल भेजा गया और वहाँ पे उसकी मौत हुई। और इस मौत पर सवाल उठे, और बड़े सवाल उठना शुरू हुए। सवाल पहला यही उठा कि श्रीनगर के एसएमएच हॉस्पिटल में दाखिल ये मरीज़ जो एक्सीडेंट का शिकार हुआ था, अगर कोविड का मरीज़ पॉजिटिव हो पाया गया तो फिर उसे चस्ट डिजीज़ हॉस्पिटल क्यों रेफ़र किया गया? क्योंकि वो उसकी ब्लीड हुआ था, उसको ज़ख्मी हुआ था, इंजरी थी, और इंजरी का ट्रीटमेंट जो है वो एसएमएच अस्पताल में होता है, चस्ट डिजीज़ हॉस्पिटल में नहीं होता है। ख़ास तौर पे पोस्ट ऑपरेटिव केयर जो उससे कहते हैं वो एसएमएच हॉस्पिटल में मिलता है, चस्ट डिजीज़ हॉस्पिटल में इस केस का नहीं मिलता है। कोविड का मरीज़ का कोविड के अस्पताल में मरीज़ का इलाज इतना किया जाता है कि उसको सिर्फ देखभाल की जाती है, उसको ज़्यादातर ट्रीटमेंट वहाँ पे नहीं मिलती है, क्योंकि कोविड का इलाज ही नहीं है। तो कोविड के बीमारों में इस पेशेंट का रखे जाना, इस पर सवाल यही उठा कि वहाँ क्यों भेजा गया? क्योंकि हमें चस्ट डिजीज़ के हॉस्पिटल ने सुबह ही डॉक्टर ने, वहाँ के एक सीनियर डॉक्टर ने बताया था कि कॉज ऑफ डेथ हेड इंजरी है। कोविड है तो सही, लेकिन कॉज ऑफ डेथ हेड इंजरी है, तो कॉज ऑफ डेथ जिसे मौत हुई, इंजरी जो हुई, उसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ, बल्कि उसका कोविड का ट्रीटमेंट कराने के लिए भेजा गया, आइसोलेशन में रखने के लिए। तो सवाल ये आज शहर में गश्त ये भी करा था कि एसएमएच हॉस्पिटल के जिन डॉक्टरों ने, जिन प्रोफेसरों ने उसे चस्ट डिजीज़ हॉस्पिटल भेजा, रेफ़र किया, उनके हवाले से भी कुछ न कुछ गलती है या कोताही है, पूछा जा सकता है। और तीसरी मौत शाम के साथ साथ ही आना शुरू हुई, और बताया गया कि हंदवाड़ा में भी हंदवाड़ा के एक और शख्स की मौत जी है वो कोविड से हुई है। ये कोविड का हाल अहवाल, ज़िंदगी के ख़िलाफ़ लड़ाई जो लड़ रहे हैं कश्मीरी, उसमें ये कोविड बड़ी पड़चने पैदा कर रहा है। पहल बताया जाता था कि कोविड जो जम्मू कश्मीर में है या एशिया में देखा जा रहा है बड़ी नरम तबीयत का है, लेकिन तब भी एक्सपर्ट्स ने बताया था कि अभी इब्तिदा है, आगे आगे देखिए होता है क्या। और वक्त बदलने के साथ भी कोविड के तेवर बदलने शुरू हुए। कल 500 से ज़ायद पॉजिटिव केसेस, और आज दिन में अभी तक 3 अमवात। केसेस पॉजिटिव कितने हैं इसका भी पता चली जाएगा। लेकिन इन सारे के बीच में लॉकडाउन के हवाले से भी आज बातें की जा रही थी, नरमी की बात की जाती थी। कल ही रियासती सरकार ने कश्मीर के गांदरबल और बांडीपोरा को छोड़ के सभी ज़िलों को रेड जोन इलाके करार दिया था, रेड जोन डिस्ट्रिक्ट्स करार दिया था। और साफ जाहिर है ज़मीनी हक़ाइक़ जानने के बाद ही सरकार ने यह फ़ैसला लिया था। लेकिन उसी के पस मंज़र में आज कुछ ये भी देखने को मिला कि सुबह सुबह शहर में कुछ दुकानें भी खुलना शुरू हो गई थी।
आधे शटर ही सही लेकिन दुकानें खुलना शुरू हो गई थी और उसी दौरान पुलिस की गाड़ियां भी गश्त करती हुई नजर आई और पुलिस की गाड़ियों पर लगे लाउड स्पीकरों के जरिए यह ऐलान भी किया जा रहा था कि अभी और झेलना है, अभी दुकानों वगैरह के खुलने की इजाज़त नहीं है। लेकिन श्रीनगर में कोविड एक तरफ था, ज़िंदगी की रफ्तार दूसरी तरफ थी। सरकारी मुलाजमों को अटेंडेंस जो 100% का सरकार ने ऐलान किया है वो भी आज देखने को मिली। दफातर में मुलाजिम भी थे, शहर में गहमा गहमी भी थी। मंजर कुछ यूँ था, अक्कासी कुछ इस तरह की थी। ज़रा तस्वीर में आप भी देखिए। सोशल डिस्टेंसिंग से आप मेंटेन किया। ये शहर की अक्कासी कोविड के हवाले से, लेकिन कश्मीर की अक्कासी कुछ और मामलात को लेकर भी है और कश्मीर में मिलिटेंसी का पैराग्राफ और उस पर ऑपरेशंस का सिलसिला जारी। आज भी ऑपरेशन हुआ, कल शोपियां में, आज पुलवामा में और कल शोपियां में 5 मिलिटेंट मारे गए, आज 4 मारे गए। और ये सारी कश्मीर के, साउथ कश्मीर के इलाके के हालात वाक़ात और इन्हीं हालात वाक़ात में बताया गया कि सुबह सुबह ही इस गाँव का ऑपरेशन किया गया, मुहासरा किया गया और मुहासरे के दौरान एनकाउंटर हुआ और एनकाउंटर में 4 मिलिटेंट मारे गए। श्रीनगर में फौजी के GOC 15 कोर के GSC ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि एक बड़ी कामयाबी है और इसमें उनका कोई कोलेटरल डैमेज भी नहीं हुआ। 15 कोर के GSC ने मीडिया से बात करते हुए बताया, We received a specific input from Jammu and Kashmir police. This was in the village of Pinjora near Shopian with the presence of some notorious terrorists who were harassing the civilians, being present in a couple of houses there. These terrorists have been known to disrupt the normal life there, caused excesses on the civil population. They have been known to kill non-local labor, also abduct policemen, and involved in the harassment and certain injuries to truck drivers last year. The persecution of innocent civilians and was a routine for them. They were again used to using the normal civil population for giving an early warning to them, which was neutralized by the swift redeployment of our troops of 44 RR in the area, and in a 4-hour operation which began at 3 in the morning, they were neutralized. We neutralized 4 local terrorists in that area. ये ज़िंदगी का एक पहलू और इसी पहलू के साथ साथ दुनिया या ज़िंदगी चलती जा रही है, लेकिन कश्मीर में ज़िंदगी के दूसरे बड़े पहलू में कोविड का ख़तरनाक वायरस और उसी वायरस से आम ज़िंदगी ठप होकर रह गई है। सड़कों पर वो गहमा गहमी नहीं, बाज़ारों में वो चहल पहल नहीं और सड़कों से लेकर बाज़ारों तक जब कोविड की बात आ जाती है तो परेशान होती है। और परेशानी के इसी आलम में आज इंतज़ामिया भी सोच रही थी, सोच विचार करी थी और श्रीनगर में जहाँ कल इंतज़ामिया ने इंतज़ामिया के आला हुकाम ने ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों के साथ मीटिंग्स वगैरह करके आगे की सूरत-ए-हाल परखने और जांचने का ख्याल भी हाथ मुँह लाया था। लेकिन आज बात थी उलमा की और आज ज़िला इंतज़ामिया श्रीनगर ने उलमाए दीन के साथ भी मीटिंग की, क्योंकि मसाजिद को भी खोलना है, मंदिरों को भी खोलना है, गुरुद्वारों में भी पूजा पाठ करनी है। ये सब कुछ सरकार के सामने है और उसी हवाले से आज मजहबी अमूर के जो लोग हैं, उनसे जुड़े लोग हैं, उनसे आज ज़िला इंतज़ामिया श्रीनगर की मीटिंग थी और ज़िला तरक्याती कमिश्नर शाहिद चौधरी ने इसी पस मंज़र में हमसे बात करते हुए बताया, अब हमने अभी भी कहीं लॉकडाउन को ओपन अप नहीं किया है, उसके बावजूद एक मैसेज स्प्रेड होता है सोशल मीडिया में, आगे पीछे की जनाब रिस्ट्रिक्शंस हट गई हैं, फिर लोग निकलते हैं बाहर। आज भी आपने देखा नॉन एसेंशियल बहुत सारी शॉप्स खुली जिनको बाद में क्लोज करना पड़ा, तो हमने डिफरेंट जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे भी मीटिंग की इसके बाद। तो ये जो सारा सिलसिला है इनके साथ जो रिलीजियस हेड्स के साथ करने का, तो वो यही है कि लोगों को थोड़ा आगाह किया जाए इस चीज़ के साथ, प्रिकॉशंस को लेके जो प्रिवेंट करने के लिए स्टेप्स लेने की ज़रूरत है, मास्क पहनना, फिजिकल डिस्टेंसिंग, पर्सनल हाइजीन और ये गैदरिंग जो अननेसेसरी है वो अवॉइड करना, क्योंकि जैसे नंबर ऑफ़ केसेस भी बढ़ रहा है उस पर पूरा सिस्टम लगा हुआ है उसको रिस्पांस करने के लिए। उसके साथ साथ अगर इस किस्म की ओवर क्राउडिंग इन जगहों पे हो जाएगी तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है हैंडल करना। तो बार बार हम लोगों से भी यही अपील करते हैं कि जितना पॉसिबल हो वो अपने घरों में रहें और जब मजबूरी है घर से बाहर निकलना है, अपने कामकाज के लिए निकलना है, लाइवलीहुड अर्न करने के लिए निकलना है,
तो ज़रूरी है कि वो मास्क पहने, फिजिकल डिस्टेंसिंग रखें। आप शहर में रैंडमली कहीं भी कैमरा लेके जाइए, आप देखें कि मैक्सिमम जगह लोग मास्क नहीं पहनते हैं, उस पर फ़ाइन भी आयद किया गया है, कार्रवाई भी लीगल जो है वो की जाती है। लेकिन आप किसी की सेफ्टी के लिए उस पर फ़ाइन करेंगे, उसके खिलाफ लीगल कार्रवाई करेंगे, इससे बेहतर यह है कि लोग अपनी सेफ्टी खुद इख्तियार करें। ये कोविड से जुड़े मामलात, लेकिन इन्हीं मामलात के पस मंज़र में हमारे क्वारंटीन सेंटर्स पर सवाल पहले दिन से उठे थे और सवालात के कटघरे में जब क्वारंटीन सेंटर के हुकाम अहदेदार आए तो बहुत कुछ उन्हें झेलना भी पड़ा, आवाम के क्वेश्चन भी सुनने पड़े और कुछ कुछ जगहों पे उनके हवाले से बातें भी होने लगी। लेकिन तुलबा के लिए जो हॉस्टल्स हैं जिन्हें क्वारंटीन सेंटर्स बनाया गया था, वहाँ उनकी क्या सूरत हाल बनाई हुई है, कुछ तस्वीर हम तक तुलबा ने पहुँची हैं। श्रीनगर के नज़दीकी इलाका पुलवामा की IUST में गर्ल्स हॉस्टल को जो क्वारंटीन सेंटर बनाया गया, वहाँ की तालिबात ने हमें फ़ोन किया, वहाँ के वीडियोज़, वहाँ की तस्वीर हमें भेजी और बताया कि जब क्वारंटीन सेंटर उसको बनाया गया तब वो तालिबात वहाँ नहीं थी और उनके सामान को तहस नहस किया गया। कुछ तालिबात ने हमें फ़ोन करके बताया, तस्वीर भी दिखाई। उन तालिबात की कहानी उन्हीं की ज़बानी अरबाब इक़्तिदार तक पहुँचाते हुए उम्मीद करते हैं कि अरबाब इक़्तिदार इस पर नज़रसानी करेगी। सर, हमारा जो हॉस्टल है, हमारे गर्ल्स हॉस्टल 2 है यूनिवर्सिटी के, और वो दोनों जो है वो क्वारंटीन सेंटर लिए गए, ठीक है। लेकिन जब क्वारंटीन सेंटर लिए गए हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई कि ऐसा हो रहा है, अपना सामान जो है वेकेट करो, हमें कोई भी इतला नहीं दी गई, ठीक है। और कल अचानक से हमें 2-3 महीने जब से लॉकडाउन हुआ उसके बाद कल अचानक से हमें नोटिस निकलती है कि सैटरडे एंड संडे 6th and 7th रिस्पेक्टिवली आप आओ और अपना सामान ले जाओ, ठीक है। हम सुबह 8 बजे पहुंचे थे वहां। मैं बारामूला से IUST गई थी, अवंतीपुरा गई थी, तो वहां कोई प्रेजेंट नहीं था। पहुंचते हमारी जो यूनिवर्सिटी अथॉरिटी वो 10:30 पहुंची, 10 बजे का टाइम देके वो 10:30 उधर पहुंची और फिर वो उस टाइम पे सैनिटाइज करने लग गए, ठीक है। हमारी एक डीन है, डीन स्टूडेंट मिस अनिसा है उसका नाम, उन्होंने हमें सीधे बोला कि यहाँ शादी नहीं चल रही थी जो मैं पहली तैयारी करके रखती, हमें पहले रूम्स जो है वो सैनिटाइज करने, हमें टाइम दो। और उन्होंने सीधे हमें धमकाया कि जाओ आप लोग मीडिया में बोल दो, ठीक है। उन्होंने हमें लिटरली धमकाया। तो जब हम अंदर गए उन्होंने पहले रूम्स को ये सैनिटाइज वगैरह किए, फिर हमें अंदर अलाउ किया, हमने अपना सामान वगैरह निकाला। रही बात जो हमारी पर्सनल बिलोंगिंग्स थी लॉकर्स के बाहर जो अनलॉक्ड थी, वो उन्होंने सारा बोरियों में भर के और हमारी बेडिंग्स जो है ऐसी शीट्स में खेलों की तरह रख के बांध के, जी सर, वैसे उन्होंने वो एक हॉस्टल 1 के हॉल में फेंक दी थी, लिटरली उन्होंने फेंक दी थी, क्योंकि उनका कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं था। कोई बोरी एक जगह मिल रही थी, कोई बोरी दूसरी जगह मिल रही थी। एंड पर्सनली मैंने आपको इसलिए फोन किया क्योंकि आपको नहीं पता है मेरे साथ क्या हो गया। मेरा जो इस सेमेस्टर का सामान है, मतलब मेरी किताबें, वो कहीं नहीं थी, वो कहीं भी नहीं थी। मुझे एक चीज बताओ, ये जो आप अंदर गए उस टाइम वहाँ पे जो क्वारंटीन में लोग हैं, जो जिन्हें सस्पेक्ट वगैरह जो भी हैं या पॉजिटिव, वो वहाँ पे मौजूद थे? सर, पॉजिटिव केस वहाँ पे कोई नहीं था, बट क्वारंटीन थे प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स और ट्रैवलर्स, ठीक है, वो वहाँ पे, लेकिन रूम्स के अंदर नहीं। उन्होंने उस टाइम उनको बाहर निकाला और रूम्स पहले सैनिटाइज किए, फिर हमें अंदर ले गए। हमारे बहुत सारे बच्चों के लैपटॉप्स मिसिंग थे, जो मेरे सामने हमारी मैम, हॉस्टल इंचार्ज मैम के पास आए और उनको बोला मैम हमारे लैपटॉप्स मिसिंग है। शी वाज लाइक मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मेरे पास एक ही लैपटॉप है, मुझे नहीं पता कहाँ है। मेरी सेमेस्टर की किताबें नहीं मिली, पता नहीं कैसे खुदा के रहम से मुझे मेरा प्रोजेक्ट वर्क मिला, क्योंकि मैं लास्ट सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ, मेरा प्रोजेक्ट वर्क मुझे मिला। एंड फिर मैं उसी में खुश होगी, चलो ये तो एटलीस्ट मिला, क्योंकि मेरी सेमेस्टर किताबें कहीं भी नहीं मिली। इनफैक्ट फिर वहां पे ऐसे मसले हो गए, हमसे पूछे बिना वहां पे मेल्स को रखा क्वारंटीन, और वहां पे बहुत सारी लड़कियों के नंबर्स तक लीक हुए थे जो वो क्वारंटीन वाले उनको फिर फोन करते थे। इतने मसले वहां पे हो गए। ये तालिबात IUST यानी इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की तालिबात, और ये तालिबात हमें बता रही थी कि वहाँ पे जब वो हॉस्टल में थी तो उनका सामान वहीं पे था, अचानक उन्हें निकलना पड़ा और निकलने के बाद वहाँ का उनका सामान तहस नहस हुआ, उनके लैपटॉप्स, उनके बाकी सामान जो हैं वो सब कुछ ख़राब किया गया, उसको सही तौर पे उसको रखा नहीं गया था। और कल जब वो वहाँ उन्हें जब यूनिवर्सिटी की तरफ से नोटिस आया तो वहाँ हुकाम जो थे नोटिस होने के बावजूद भी वहाँ तैयार नहीं थे। और हमने इसी मामले को लेकर वहाँ के रजिस्ट्रार से लेके जो हॉस्टल के अहदेदार हैं उनसे बात करने की कोशिश की थी, लेकिन साफ जाहिर है उनकी से हमारी बात जो है करने की कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। और इसी पस
मंजर में बात जहां नेगेटिव की है वहां पॉजिटिव भी है। और पॉजिटिव में हम पुलवामा के ही एक क्वारंटीन सेंटर, गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल पुलवामा के क्वारंटीन सेंटर का हाल अहवाल भी दिखाते हुए आपको बताते चलें कि जहां एक जगह कुछ गलत है वहीं दूसरी जगह बहुत अच्छा भी हुआ है। गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल में कायम क्वारंटीन सेंटर के अमले से लेके हर फर्द तक वहां रहने वाले लोग खुश भी हैं, दुआएं भी दे रहे हैं और उम्मीद का इजहार भी कर रहे हैं। हमारे साथ ख्यालात का उन्होंने इजहार किया और इजहार करते हुए खुशी का इजहार भी किया। हम गर्ल्स हायर सेकेंडरी पुलवामा से हैं और हमारी ट्रैवल हिस्ट्री बांग्लादेश से हम डॉक्टर्स हैं और हम बहुत ही मुतासिर हुए यहाँ की फैसिलिटीज़ से और यहाँ की सारी गवर्नमेंट से। और हम बताना चाहते हैं कि मतलब जैसे कि यहाँ जितने भी लोग आ रहे हैं, कहाँ से भी आ रहे हैं, इंटरस्टेट आ रहे हैं या आउट इंटरनेशनल आ रहे हैं, तो हमें लगता है कि क्वारंटाइन जो है ये होना चाहिए, होम क्वारंटाइन ही होना चाहिए। ये उम्मीद की खबर और हौसला अफजा खबर भी, लेकिन इसी हौसला अफजा खबर के साथ साथ बच्चों में इन दिनों काफ़ी नाउमीदी नज़र आ रही है। ख़ास तौर पे इंटरनेट को लेकर, 4G को लेकर बच्चों में नाउमीदी नज़र आ रही है। और आज कुछ स्कूलों ने अपने बच्चों के लिए ऑनलाइन एग्ज़ाम्स भी ले रखे थे, लेकिन हम भी कुछ बच्चों के साथ बैठे थे, लेकिन काफ़ी घंटों तक बैठने के बावजूद भी वो वहाँ पर इंटरनेट नहीं चल सका, एग्ज़ाम उस तरह से नहीं हो सका, खाना पूरी हुई। लेकिन बच्चे इन दिनों ख़ास तौर पर क्लस्टर यूनिवर्सिटी के बच्चे प्रमोशन को लेकर परेशान है। और हमें कुछ बच्चों ने कॉल करते हुए बताया कि हुकाम यानी क्लस्टर यूनिवर्सिटी के हुकाम उनके इम्तिहान लेना जा रहे हैं, जबकि ना उन्होंने पढ़ा है, ना कोई काम नहीं हो सका, इंटरनेट चला नहीं है, उनके पास सिलेबस नहीं है, किताबें नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो बच्चे क्या एग्ज़ाम दें। बच्चों की अपील पहले और उसके बाद हमने कोशिश की है कि हम हुकाम से भी इस हवाले से बात करें। सर, प्रॉब्लम ये है कि हम आपको क्लस्टर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के बिहाफ पर आपको एड्रेस कर रहे हैं। हम ये बताना चाहते हैं कि क्लस्टर यूनिवर्सिटी ने हाल ही में डेट शीट ये अनाउंस किया है कि हमारे एग्जाम होंगे 6th सेमेस्टर के, जो भी MCQ बेस्ड क्वेश्चन है। तो इस पैंडेमिक क्राइसिस के दौरान जिस वक्त सारे जोन जो है कश्मीर डिस्ट्रिक्ट के वो रेड जोन करार दिए गए, हर डिस्ट्रिक्ट के, ऐसा आप जानते खुद भी हमसे ज्यादा। सर, प्लस हमारे पास कोई मटेरियल नहीं है, कोई मार्केट अवेलेबल नहीं है। 3 महीने से कंटिन्यूअसली हम लॉकडाउन में है सर। हमारे पास और ऊपर से 2G सर्विसेज प्रोवाइड है, जिसकी वजह से हम कुछ भी प्रिपेयर नहीं कर पा रहे एग्जाम के लिए। और ये लोग कह रहे हैं कि 1 महीने के अंदर आपका एग्जाम होगा सर। बाकी जितनी भी यूनिवर्सिटीज है कश्मीर में, सबने मास प्रमोशन दे दी, डिक्लेयर कर दी प्रीवियस रिकॉर्ड्स पर। बट क्लस्टर यूनिवर्सिटी हमारी जानों को खतरे में डालना चाहता है, जो वहाँ की अथॉरिटीज है। सर, आप खुद भी देख रहे हैं, डेली ग्राफ बढ़ता जा रहा है, 700-800 लोग अब पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। सर, WHO ने खुद अनाउंस किया है कि 90% केसेस के कोई सिम्टम नहीं होते हैं। हम मानते हैं अगर ये कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग पे आपके एग्जाम्स होंगे, बट दे डोंट हैव एनी आइडिया कि घर से निकलने से पहले कितने स्टूडेंट गैदर होंगे, कितने ग्रुप में आएंगे, कितने कॉलेज पहुंचेंगे, कौन उसमें से पॉजिटिव होगा, कौन नेगेटिव होगा सर। और बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं, उन अलग नॉलेज में मेंशन करना चाहते हैं सर। क्लस्टर यूनिवर्सिटी ने ये भी अनाउंस किया है, एक डेडलाइन रखी है फी भरने की, कि अगर ये डेडलाइन क्रॉस हो गई तो लेट फी भी चार्ज होगा सर। सर, आप हमें बताइए, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के माँ बाप ऐसे हैं जिनकी अर्निंग 0 है पिछले महीनों से। सर, वो कैसे मैनेज करेंगे? हम लोग कैसे वहाँ जाए एग्जाम देने के लिए, जहाँ पे आपने क्वारंटीन सेंटर बना रखा है? वो रहे गूगल क्लासरूम, हम में से कई बच्चे ऐसे हैं जिनके पास एंड्रॉइड मोबाइल फोन अवेलेबल ही नहीं है। वो कैसे PDF और PDF तो ऐसे हैं जो ओपन ही नहीं हो रहे। एज में यहाँ पे 2G नेट चल रहा है, PDF तो ओपन ही नहीं हो रहे हैं हमें, ताकि हम कुछ पढ़ पाए उनमें से। ये बच्चों की बात और बच्चों की उम्मीद, लेकिन बच्चों की बात को हमने क्लस्टर यूनिवर्सिटी के हुकाम तक पहुंचाया। हमने क्लस्टर यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार अब्दुल हमीद से बात की, उन तक ये बात पहुंचाई तो उन्होंने अपना जवाब रद्द अमल कुछ यूँ जाहिर किया। यहाँ हमें UGC गाइडलाइंस के हिसाब से जाना है, क्योंकि UGC गाइडलाइन में हमें क्लियर बता दिया गया है कि आप जो फाइनल आउटगोइंग स्टूडेंट हैं जिनको डिग्रीज अवार्ड करनी है, उनको आप प्रमोशन नहीं कर सकते, उनका एग्ज़ाम कर सकते हैं। फिर टेंटेटिव डिसीजन हमने लिया कि हमारे 2 सेमेस्टर इस वक्त इवन चल रहे हैं, 3 सेमेस्टर, सेकंड और फोर्थ का हमने डिसाइड किया कि इंटरनल बेसिस पर हम उनको मास प्रमोशन करेंगे।
बट 6th स्टूडेंट आर आउटगोइंग स्टूडेंट्स, और आउटगोइंग स्टूडेंट्स के लिए हमें यूजीसी गाइडलाइंस फॉलो करने हैं, और उनको हम मास प्रमोशन नहीं कर सकते, उनको डिग्री नहीं दे सकते जब तक कि उनका एग्ज़ाम ना होगा। लेकिन अब एग्ज़ाम करना भी हमें ये पता है कि एग्ज़ाम सिर्फ ये नहीं कि वी विल पुट द स्टूडेंट्स रिस्क, ये सिर्फ स्टूडेंट नहीं है, वहाँ पे ड्यूटी वाले भी हैं। फिर हमने ये डिसाइड किया था कि इंस्टेड ऑफ डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम, इन बच्चों का कैरियर बचाने के लिए हम मल्टीपल चॉइस एग्ज़ाम करेंगे। मल्टीपल चॉइस में हमने ये डिसाइड किया कि हम उनको 60 क्वेश्चन देंगे 70 मिनट्स में, और उनमें से उनको सिर्फ 50 ही क्वेश्चन, क्योंकि उनका सिलेबस वगैरह का भी प्रॉब्लम होगा, क्योंकि मल्टीपल चॉइस में अदरवाइज आपको फुल 60 के 60 क्वेश्चन करने होते हैं। लेकिन हमने ये भी मार्जिन रखा है, लेकिन ये भी टेंटेटिव डिसीजन है, इफ थिंग्स विल बी कंड्यूसिव, और इन केस थिंग्स विल नॉट बी कंड्यूसिव वी कैन चेंज अवर डिसीजन एंड वी विल सी एट दैट टाइम क्या पॉसिबल है कि हमें ये 5-6 हज़ार स्टूडेंट है, क्या ये पॉसिबल है कि उनका हम ऑनलाइन कर सकते हैं। अगर ऑनलाइन हुआ तो वही करेंगे, अगर ऑनलाइन प्रोबेबिलिटी ना हुई देन वी कैन टेक अनदर डिसीजन। बच्चों की अपील का जवाब क्लस्टर यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार दे रहे थे, और साफ जाहिर है यूजीसी गाइडलाइन सबको फॉलो करनी पड़ती हैं, और यूजीसी गाइडलाइंस को ही क्लस्टर यूनिवर्सिटी फॉलो कर रही है। एक अच्छी उम्मीद, एक अच्छा अंदाज़ हम कह सकते हैं क्लस्टर यूनिवर्सिटी का है, क्योंकि क्लस्टर यूनिवर्सिटी लगभग पिछले सारे इम्तहानात वक्त पे मुकम्मल कर चुकी है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी और कश्मीर यूनिवर्सिटी के हवाले से नेगेटिव खबरें तो आती रहती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं क्लस्टर यूनिवर्सिटी फ़िलहाल पॉजिटिव में ही चल रही है, और इस हवाले से ये भी उम्मीद का इंतज़ार किया कि अभी देखा जाएगा, 15 जुलाई तक अभी डेडलाइन है, अगर हालात कुछ नहीं बदले तो कुछ और फैसला भी लिया जा सकता है। ये टेंटेटिव आज का फैसला है, लेकिन सरकार के फैसलों को जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पे अपनाया और अपनाया नहीं जाता है। सरकार तक ये बात पहुंचाने की लोग हमसे बात कर रहे थे, और सरकार ये भी बता रहे थे कि इंटर डिस्ट्रिक्ट से लेकर दूसरे मामलात में जम्मू श्रीनगर के सफ़र पर भी कुछ लोग बात करते हुए बता रहे थे कि हुकाम तक ये बात पहुँचाना ज़रूरी है कि बहुत से लोग जम्मू में हैं, काम के सिलसिले में होते हैं, उन्हें बार बार पास लाने की जो परेशानी है ये बहुत ही दिक्कत आमेज़ वक्त होता है, और इसमें परेशानियां होती हैं। पास लाना, जम्मू से श्रीनगर जाना हो या श्रीनगर से जम्मू, तो एक परेशानी कुन मराइल से उन्हें गुजरना पड़ता है। कुछ पासेज में नरमी की बात भी लोग कर रहे थे, हुकाम तक पहुंचा रहे थे, लेकिन हमारे पास कुछ प्रेस नोट्स भी आए हैं, ट्रेडर्स का फेडरल प्रेस नोट भी हमारे पास आया है, और श्रीनगर के सिविल सेक्रेटरीट के नॉन गेस्टेड एम्प्लॉयज़ यूनियन का प्रेस नोट भी हमारे पास आया है, और इसमें उन्होंने एक बार फिर जम्मू श्रीनगर के सेक्रेटरीट के हवाले से बताया है कि सेक्रेटरीट जम्मू में है, होना तो चाहिए श्रीनगर में, सरकार उस पर गौर क्यों नहीं करी है, सरकार उस सेक्रेटरीट को वापस लाने के लिए इकदाम क्यों नहीं करी है, क्योंकि इस वक्त ज़रूर कश्मीर में, और साफ तौर पे ये भी बताया जाता है कि कश्मीर में सेक्रेटरीट के जो मुलाजिम हैं वो जम्मू में हैं, उन्हें यहाँ क्यों नहीं भेजा जाता है, और फाइलें क्यों नहीं भेजी जाती हैं। अगर सेक्रेटरीट एज़ इट इज़ है तो कश्मीर में तो फाइलें चाहिए, वरना यहाँ मुलाजमीन क्या करेंगे सेक्रेटरीट जाके। ये बहुत से लोगों ने हमें बताया, और सरकार तक ये बात पहुंचाने की अपील की कि सेक्रेटरीट को श्रीनगर मुंतकिल किया जाए, एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर आए, यहाँ हालात पे नज़र रखे, और हालात वाक़ात में कहीं सुधार हो सकता है उस पर नज़र रखे। ये हालात वाक़ात की बात, लेकिन आज भी मुलाजिम कश्मीर वादी के परेशान कुन मराइल से दो चार थे, आज भी अपीलें करे थे, और आज भी हमारे साथ महकमे सेहत के मुलाजमीन, SMHS के मुलाजमीन और कैजुअल डिलीवरी मुलाजमीन ने अपीलें सरकार तक पहुंचाने की बात की। उनकी अपीलें बराह रास्त सरकार तक, जो ऑर्डर्स इशू किए हैं कि अब सारे मुलाजमीन ड्यूटी ज्वाइन कर ले। अगर हम डेली वेजर्स की बात करेंगे, जो बेचारे शिफ्ट्स में ड्यूटी देते हैं, वहाँ के वाटर सप्लाई स्टेशंस पे या लिफ्ट स्टेशंस पे या पावर रिसीविंग स्टेशंस पे ड्यूटी देते हैं, अगर सारे मुलाजमीन को कहा जाए आने के लिए, जब वो बेचारे आ जाएंगे तो एक तो उनका तनख्वाह भी नहीं है, कैसे आ जाएंगे, ट्रांसपोर्ट भी अवेलेबल नहीं है, कैसे आ जाएंगे, कैसे पहुंच जाएंगे। एक तो सरकार को इस चीज़ को देखना है, और दूसरी बात इस चीज़ को देखना है कि अगर सर वो आ जाते हैं तो उन सैनिटाइज़र का इंतज़ाम करना है, मास्क का इंतज़ाम करना है, PPE किट्स का इंतज़ाम करना है, जो सरकार ने आज तक नहीं की। जो गाइडलाइंस है, क्या सरकार मुलाजमों को दफ्तरों में बुलाकर उस चीज़ को मेंटेन कर पाएगी जो हम आज देख रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। दूसरी बात यह है, डिस्ट्रिक्टों से लोगों को आना है, औरतों को आना है, क्योंकि वो भी मुलाजिम है, तो उनके लिए ट्रांसपोर्ट का क्या इंतज़ाम है। यहाँ तक सरकार कहती थी कि हम गाड़ियों में 50% लोगों को बिठाएंगे। मुझे नहीं लगता है इस वक्त के जो माहौल में सरकार इस चीज़ को कामयाब करा सकती, लेकिन गवर्नमेंट को फिर ऐसे प्रिकॉशंस और ऐसी गाइडलाइंस देनी पड़ेंगी जहाँ पर हम उस चीज़ को मेनटेन कर सकें। देखिए, आपने खुद ही कहा कि आप कोविड के साथ जिएंगे। जब आप एम्प्लॉयज़ को डिपार्टमेंट में बुला रहे हो तो फिर आप उनके लिए वो फैसिलिटीज़ रखो। जो
ऑफिसेज नॉन एसेंशियल थे, अगर उनको खोला जाएगा तो उसमें और एक गाइडलाइन है, उसमें उन्होंने लिखा है कि जनरल पब्लिक इज़ नॉट सपोज टू एंटर द ऑफिसेज। तो ऑफिस आना है लोगों की काम करने के लिए, जब लोगों को ऑफिस में आने की इजाज़त नहीं है तो फिर ये तो मजाक बन जाएगा ना। क्योंकि इन्होंने जो एक्सपर्ट्स की व्यू है, जो आजकल के एक्सपर्ट्स की व्यू है, इन्होंने उसको बालाई ताक रखा। जो हेल्थ एक्सपर्ट्स है उन्होंने अभी इजाज़त नहीं दी, इतना जो ढीलापन इन्होंने दिखाया अब, क्योंकि आप देख रहे हो कि ट्रैफिक भी बहुत जा रहा है, दुकानें भी कहीं कहीं खुली है, तो ये एक रिस्क है। अभी हमें वी आर सरप्राइज्ड कि उन्होंने क्या आगे जो फ्यूचर के लिए प्लान है, जब सारे मुलाजमीन दफ्तर आएंगे तो उस वक्त हाउ कैन यू स्टॉप दिस इन्फेक्शन, इसके बारे में इन्होंने जो एक्सपर्ट्स ने उनको अपनी ओपिनियन दी है उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। पहले स्टेज पे अगर वो बच्चों को स्कूल लाएं तो इसमें बहुत ये रिस्क होगा, लेकिन जहाँ तक ताल्लुक़ है उस्तादों का स्कूलों में आने के लिए, क्योंकि इस वक्त तो ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, और दूसरी बात यह है कि अगर उस्ताद किराम जो स्कूलों में आएंगे तो बच्चों की जो आउटरीच होगी वो बहुत उनके लिए आसान होगी, और डिस्कशंस होंगे किस तरीके से हम बच्चों के पास ये जो असाइनमेंट्स हैं या ऑनलाइन क्लासेस जो हैं, इसमें इस वक्त सबसे बड़ी जो रुकावट है वो 4G की है। हमने सरकार आज तक कई बार, यानी जब से हमने ऑनलाइन क्लासेस शुरू की, हमने बहुत कोशिश की कि ये 4G का जो मसला है ये किसी न किसी तरीके से हल हो, ताकि हालांकि ये अल्टरनेटिव ऑनलाइन क्लासेस किसी भी सूरत में जो एक्चुअल जो क्लासेस है उसका अल्टरनेटिव किसी भी सूरत में नहीं हो सकता है, ये एक मजबूरी है। लेकिन चूंकि हालात का जहाँ तक तकाजा है, हम बच्चों को रिस्क में नहीं ले सकते हैं, लेकिन जहाँ तक उस्ताद किराम का ताल्लुक है, हम चाहते हैं कि उस्ताद किराम स्कूल आए। तो ये ग्राउंड रिपोर्ट हमारा आज का, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट में चलते चलते आपको बताते चलें, आपके घर में आजकल बहुत से NGOs आ जाते हैं, भीख मांगने वाले आ जाते हैं, दूसरे लोग आ जाते हैं, क्या पता वो सस्पेक्ट तो नहीं है, क्या पता वो पॉजिटिव तो नहीं है। तो अपने घर में एंट्री हर किसी को मत दीजिएगा, खतरे की घंटी उनके पास भी है, और ये टाइम बम हो सकते हैं आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए। तो किसी भी अनजाने अनदेखे को अपने घर ना आने दें, क्योंकि उसके पास भी कोई अनजाना अनदेखा वायरस हो सकता है। तो ख्याल आप रखिए अपना, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। आज का प्रोग्राम आप तक पहुँचाने में मेरे साथ रहे आबिद कादिर, आप सबका शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।